स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहे एक ऐसे वायरल फिनोमेनन को डिकोड करने वाले हैं जो दिखाता है कि आज की यूथ मूवमेंट्स आखिर कितनी ताकतवर हो सकती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले इस पूरे विवाद की शुरुआत को समझते हैं। 15 मई ये वो तारीख थी जब चीफ जस्टिस की तरफ से बेरोजगार युवाओं पर एक ऐसी टिप्पणी आई जिसने इंटरनेट पर अचानक से एक डिजिटल विद्रोह खड़ा कर दिया। उन्होंने कुछ युवाओं की तुलना पैरासाइट्स यानी परजीवी और कॉकरोचेस से कर दी, और बस इस एक स्टेटमेंट के बाद इंटरनेट पर जो भूचाल आया उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस कंट्रोवर्शियल टिप्पणी के आते ही सोशल मीडिया पर एक अलग ही हलचल शुरू हो गई। 30 साल के अभिजीत दिपके ने इसका बड़ा ही सटीक और व्यंग्यात्मक यानी सटायरिकल जवाब देने की सोची, और यहीं से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। शुरू में ये सिर्फ एक इंटरनेट जोक लग रहा था, लेकिन आगे जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। अब सोचने वाली बात यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मैस्कॉट आखिर कॉकरोच ही क्यों? इसके पीछे का लॉजिक बड़ा दिलचस्प है। देखिए, कॉकरोच में एक जिद्दी आदत होती है। वो किसी भी हालात, किसी भी वातावरण में जिंदा रह सकता है। ये एक बेहद स्मार्ट और सरकास्टिक तरीका था ये दिखाने का कि चाहे जो भी मुश्किलें आएं, आज का युवा हर हाल में सर्वाइव कर लेगा। और यही सार्केज़म लोगों को इतना पसंद आया कि वायरलिटी का पूरा मैथ ही बदल गया। सोचिए, एक सिंपल मीम पेज से शुरू होकर यह मूवमेंट एक हफ्ते से भी कम समय में 5 मिलियन फॉलोअर्स की फौज बन गया। दूसरे दिन जहां सिर्फ 400 फॉलोअर्स थे, तीसरे दिन 800 हुए और 5वें दिन सीधे 5 मिलियन। लिटरली ये आंकड़े किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पसीने छुड़ा सकते हैं। लेकिन इस पार्टी का हिस्सा बनने की प्रक्रिया और भी मजेदार है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कोई जुड़ना चाहे तो वहां पार्टी खुद को बड़े ही गर्व से आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताती है। यहां एंट्री की शर्तें सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। पहली शर्त, बेरोजगार होना जरूरी है। दूसरी, फिजिकली आलसी हूं लेकिन दिमाग एकदम तेज होना चाहिए। तीसरी शर्त तो और भी वाइल्ड है, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना होगा। और चौथी, प्रोफेशनल तरीके से बहस या कह लीजिए रैंट करना आना चाहिए। ये पूरी तरह से आज के इंटरनेट कल्चर और सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर पर सेट किया गया था। पर यहां से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जो मूवमेंट एक मजाक, एक मीम की तरह शुरू हुआ था, वो अचानक से एक बेहद स्ट्रक्चर्ड और सीरियस पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में तब्दील हो जाता है। जब हम इनकी 5 कोर डिमांड्स को देखते हैं तो मजाक पूरी तरह खत्म हो जाता है। इनकी पहली मांग है कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट ना मिले। दूसरी, वैलिड वोट्स डिलीट करने को सीधे आतंकवाद माना जाए। तीसरी, कैबिनेट में पूरे 50% महिला आरक्षण हो। चौथी, कॉर्पोरेट बिलियनियर्स के मीडिया ओनरशिप पर बैन लगे और बायस्ड एंकर्स की जांच हो। और पांचवी मांग, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन। ये आम डिमांड्स नहीं हैं, इनमें सीधे सिस्टम की सबसे बड़ी खामियों पर निशाना साधा गया है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच में एक इंटरनेट पार्टी जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव ला सकती है, या ये सिर्फ हवाई बातें हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ठीक पड़ोसी देश नेपाल का एक रीसेंट हिस्टोरिकल इवेंट बिल्कुल यही कहानी कहता है। अगर इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी एक डिजिटल वायरलिटी और यूथ डिमांड से निकले। वहीं दूसरी तरफ नेपाल का सितंबर 2025 मूवमेंट था, जो अमीर गरीब के बीच की खाई के खिलाफ था। दोनों ही मूवमेंट्स कंप्लीटली डिजिटल थे, और नेपाल का एग्जाम्पल साफ दिखाता है कि जब यूथ पॉलिटिकली डिस्कनेक्टेड महसूस करती है तो उनका डिजिटल गुस्सा सच में राजनीतिक तख्तापलट कर सकता है। नेपाल में घटनाक्रम बड़ा ही अनबिलीवेबल था। स्टेप 1, वहां के सरकार ने प्रोटेस्ट दबाने के लिए सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दिया। स्टेप 2, यूथ ने हार नहीं मानी, उन्होंने वीपीएन्स का इस्तेमाल करके डिजिटल मिनी इलेक्शंस ऑर्गेनाइज कर डाले। और सबसे बड़ा स्टेप 3, बालेन शाह, जो कि पेशे से एक रैपर हैं, उन्हें सीधे प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया। ये इस बात का सबसे ठोस प्रमाण है कि डिजिटल यूथ मोबिलाइजेशन पुराने और ट्रेडिशनल राजनीतिक ढांचों को पूरी तरह उखाड़ सकती है। नेपाल के इस मूवमेंट में एक आंकड़ा बड़ा मायने रखता है, 8 लाख। जी हाँ, ये उन नए युवा वोटर्स की संख्या थी जो इस पॉलिटिकल प्रोसेस से जुड़े। इस नंबर को देखकर समझ आता है कि जब इस डेमोग्राफिक को सही मोटिवेशन मिलती है तो इनकी यूनाइटेड पावर सच में गेम चेंजर होती है। लेकिन जैसा कि हर नए मूवमेंट के साथ होता है, कॉकरोच जनता पार्टी का रास्ता भी इतना आसान नहीं है।
भले ही इनकी ग्रोथ कमाल की रही हो और बड़े नेताओं का ध्यान इन पर गया हो, पर अब इनके सामने कई सॉलिड रुकावटें आ खड़ी हुई हैं। एक्सप्लेनर के सोर्सेज बताते हैं कि फिलहाल ये मूवमेंट 3 बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। पहली, लोगों को लगने लगा है कि इनका झुकाव थोड़ा लेफ्ट की तरफ है, जिससे न्यूट्रल या राइट विंग सोच रखने वाले सपोर्टर्स थोड़ा दूर हो सकते हैं। दूसरी बड़ी वीकनेस ये है कि पूरा मूवमेंट सिर्फ एक ही इंसान यानी अपने फाउंडर पर टिका है, तो सारा रिस्क एक ही जगह केंद्रित हो जाता है। और तीसरी, सबसे खतरनाक बात, इनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार साइबर अटैक्स हो रहे हैं। इन सब के अलावा एक डर और है जो लगातार बना हुआ है, वो है प्लेटफॉर्म से हटा दिए जाने का, यानी डी प्लेटफॉर्मिंग का डर। अभी हाल ही में जिस तरह से नॉर्वे की रिपोर्टर हेले लैंगलैंड के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कंट्रोवर्सी के बाद सस्पेंड कर दिया गया था, वैसी ही चिंता यहां भी है। ये सवाल सच में डराता है कि क्या इस मूवमेंट को दबाने के लिए इनके अकाउंट्स भी चुपचाप उड़ा दिए जाएंगे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये एक्सप्लेनर हमें एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाता है जो सिर्फ एक पार्टी या एक मजाक से कहीं ज्यादा बड़ी है। फैक्ट ये है कि भारत के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। ये एक ऐसी डेमोग्राफिक है जिनकी आवाज में जोर है, जो हाइपर कनेक्टेड हैं और जिनके पास असीम शक्ति है। इतनी विशाल आबादी को अनदेखा करना बिल्कुल नामुमकिन है। चाहे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कोई भी हो, ये यूथ अब रिप्रेजेंटेशन और बदलाव की मांग पूरे हक से कर रही है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी और बेहद गहरा सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। अगर इंटरनेट पर चलने वाले डिजिटल मूवमेंट्स कुछ ही दिनों में लाखों लोगों को सड़कों या स्क्रीन्स पर ला सकते हैं, तो आखिर वो दिन कितना दूर है जब ये युवा परंपरागत राजनीति के सारे नियम दोबारा अपने हिसाब से लिख देंगे। सोचिएगा जरूर।